वनिकम वंदनम स्वागत है नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आज डेट है 20। देखिए 18 का सैटरडे का रह गया था, लेकिन हम कवर कर लेंगे आज। ऑल्दो सैटरडे को जो है ना एक्सप्लेनेशन में एडिटोरियल में एग्जाम पर्सपेक्टिव से आर्टिकल नहीं था, क्योंकि एक तो गाज़ा स्ट्रिप पे आर्टिकल ज़्यादा कवर हो रहे थे, है ना, क्योंकि उनके समिट्स होने के लिए रेडी हो गए हैं। गाज़ा स्ट्रिप में जो इज़राइल और पैलेस्टीन है, इनके जो अथॉरिटी है वो रेडी हो गई है आपस में बात करने के लिए कि इन्होंने 3 कंडीशंस रखी हैं। ठीक है, जैसे कल संडे था तो हिंदू के आर्टिकल्स में आ रखे थे ये चीज़ में जो आपको बता रही हूँ कि इसमें ये था कि जैसे 3 कंडीशंस रखा गया कि जो पैलेस्टीन है, ठीक है, वो अपनी आर्मी गाज़ा से हटा लेंगे, नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर लेंगे, और सेम इज़राइल भी, ठीक है, सॉरी इज़राइल और पैलेस्टीन, है ना। तो इसके अलावा यहाँ पे ये है कि फिर जो रिहाब पे जो लोग शिफ्ट हो गए थे, दैट मीन्स जब अटैक हो रहा था गाज़ा स्ट्रिप पे, गाज़ा की सिटी पे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें माइग्रेट होके जाना पड़ा, है ना। कुछ लोग इज़राइल की तरफ चले गए, कुछ लोग नीचे सदर्न पैलेस्टीन की तरफ चले गए, गाज़ा स्ट्रिप की तरफ चले गए। तो उन लोगों को जो है एक्सचेंज, यानी वो जिस जिस जगह से वहाँ भेजने के लिए जो है कंडीशंस रखी गई है। तीसरा ये है कि कोई अटैक नहीं करेगा, है ना, कोई अटैक नहीं करेगा, लेकिन वही बात है कि अश्योरिटी नहीं है कि इज़राइल अटैक ना करे वापस से। ऑल्दो देखिए कल 20 जैन था, तो कल जो है, कल से यूएसए के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं पदवी पे आ गए हैं। तो वैसे तो डोनाल्ड जी जो हैं, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये वॉर वगैरह को सपोर्ट नहीं देते हैं, क्योंकि बाइडेन के जो डेमोक्रेटिक जो पार्टी थी, रिपब्लिक पार्टी, वो लोग ज़्यादा प्रो वॉर्स होते हैं। लेकिन यूएसए की जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है वो इतनी प्रो वॉर्स नहीं होती हैं, क्योंकि इन्हें ज़्यादा मनी माइंड होती है इनकी जो पार्टी होती है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे ही इतने सालों से जो अफ़गानिस्तान पे जो इनकी आर्मी, यूएसए की आर्मी ने अपना स्टैंड ले रखा था, उसको बैक ऑफ डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे ही किया गया था, है ना। तो इस तरीके से उम्मीद करी जा रही है। अब देखते हैं क्या होता है, तो टाइम बताएगा। लेकिन ठीक है, इसके अलावा कुछ कुछ और आर्टिकल्स हैं हिंदू के, जैसे मैं आपको एक ग्लिम्स दिखा देती हूँ। एक्चुअली मैंने कल जस्ट रीड किया, जैसे ये वाला आर्टिकल तो खैर आज हमारे एक्सप्लेनेशन पे ही है, ठीक है। एक कर्नाटका के जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो स्नेक होते हैं उनके बाइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न बढ़ता जा रहा है स्टेट्स पे। तो एक बार आप स्नेक के बारे में, इसके वल्नरेबल स्टेटस, इंडिया में कौन कौन से स्नेक्स मिलते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के हिसाब से बायोडाइवर्सिटी में आपको बताया डिफरेंट स्पीशीज़ में से एक स्पीशीज़ हमारा ये स्नेक हो गया, तो आपको इसमें पढ़ना बनता है, ठीक है। और आपको बताया, देखिए मैं एक्चुअली इसलिए भी कवर नहीं कर रही ज़्यादा, इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैंने हाईलाइट कर दिया क्योंकि संडे को है, क्योंकि फिर आप में से बहुत लोग बोलोगे कि मैम हिंदू क्यों कवर कर रहे हो आप, है ना। क्योंकि संडे को साइंस का पेज आता है उसमें, और अब जो टाइम पीरियड है, भले आपने पूरे साल ना किया हो, लेकिन अब जो जैन से लेकर मई तक का टेन्योर टाइम पीरियड होता है ना, इस बीच आप प्री ओरिएंटेड थोड़ा ज़्यादा हंगर रखिएगा, और फोकस जो न्यूज़ पे है ना वो फैक्ट बेस्ड और आर्टिकल बेस्ड इस तरीके से न्यूज़ पे रखिए। और स्पेशली जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, पूरे साल का आए ना आए, लेकिन जो जैन से मई तक के मंथ के होते हैं ना, पिछले 6 महीने के, उनमें से क्वेश्चन ज़्यादातर अटैक होते हैं, ठीक है। क्योंकि रीसेंट न्यूज़ में है, एग्जामिनर तो फ्रेंड देखेंगे, है ना, वो बात अलग है, 2 साल का 3 साल का भी पूछा जाता है, रेशो कम होता है। अब 30 क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन, अगर टोटल 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर उसमें से 4-5 क्वेश्चन 6 महीने के, 8 महीने के अंदर हैं, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे अभी जो सर्वे है, एक्चुअली यहाँ पे ना मुन्नार वाइल्ड लाइफ डिवीज़न है, ठीक है, सदन में पड़ता है ये। तो उसके आसपास बहुत सारे जो क्या बोलते हैं, बर्ड्स वगैरह, 24 न्यू स्पीशीज़ जो है मुन्नार फॉनल स्टॉक में पाया गया है, ठीक है। ऑल्दो बहुत सारे हैं इसमें, नेशनल पार्क का शोला, कुरिंजी-मलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये करा। तो ये बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव में आपको पता होना चाहिए। अब जैसे अन्नामलई शोला की ऐसे वर्ड्स हो जाता है ना, जैसे कि मान लीजिए रेड डिस्क बुशरॉम और रेड वेन डार्टर, ऐसे नाम करके आ जाएगा 4 ऑप्शन में, बोलेगा ये क्या है, बर्ड है, स्पीशीज़ है, क्या है, इनमें से बर्ड कौन सा है ना। तो इसलिए आप ये नाम देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और ये एक ऐसा आर्टिकल था कि पहली बार हमारे इंडिया में टेली हार्ट सर्जन हुआ है रोबोटिक के थ्रू, फर्स्ट टाइम ये, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा सक्सेस था। इसके अलावा जो है जो क्या बोलते हैं, सिंगापुर के प्रेसिडेंट मिस्टर षणमुगम, है ना, थरमन षणमुगम सन टेम्पल, कोणार्क सूर्य मंदिर जो है उस पर विजिट पे आए थे। तो सूर्य मंदिर आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके आर्किटेक्चर्स वगैरह, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन और इंडिया की अभी जो है आने वाले फ्री ट्रेड टॉक्स होने वाली है, तो उम्मीद है कुछ अच्छा आएगा। वैसे तो ऐसा कुछ बताया नहीं गया था। इसके अलावा शशि थरूर जी की एक बुक आई है सर्फ एंड डाइव की, तो ये वर्ड्स ऐसा, जैसे इस बार एस.जे. शंकर जी का पूछ लिया गया था, ठीक है, बुक के बारे में। तो सर्फ एंड डाइव, क्योंकि देखिए ये एक तो
अभी आपको पता है रूलिंग जो अपोजिशन पार्टी है उनकी एमपी हैं, तो ये बहुत बड़े पर्सनालिटी, और शशि थरूर जी के बारे में तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ की बुक्स अगर आती है तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक मून के बारे में है कि देखिए यहाँ ये बहुत प्यारा सा आर्टिकल है, इसमें एक्चुअली ये बताना चाह रहे थे मिस्टर फ्रैंकपन है, इनका कहना ये था कि जो हम आज क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं ना, एक्चुअली क्या होता है, ये जैसे ये पीछे पिक्चर दिख रही है, इसे पूछा गया एक्चुअली है ना, हिंदू लिटरेचर का इवेंट चल रहा था चेन्नई में अभी संडे को, है ना, तो उन्होंने ये पिक्चर्स दिखाया, ऑडियंस को पूछा कि क्या है ये बताओ आप, तो सबने कहा मून है ये। एक्चुअली ये मून नहीं है, ये फ्रोज़न अर्थ है। तो फ्रैंकन का कहना ये है कि हमारा अर्थ पहले फ्रोज़न था, फ्रोज़न से फिर उसके बाद लिक्विड स्टेज में आया, फिर उसके बाद धीरे 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 करके ना अब ना क्लाइमेट चेंज जो फिनोमेना हम देख रहे हैं ना, ये बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है, और ऐसा नहीं है कि एकदम से फ्रिक्वेंटली हो जाएगा। नेचुरल फिनोमेना है क्लाइमेट चेंज जो है, अगर आप एंथ्रोपोजेनिक क्रॉस करोगे या नहीं करोगे तब भी क्लाइमेट चेंज हमारा होगा ही होगा। बस वो बात अलग है कि टेन्योर जो टाइम पीरियड है ना वो अलग है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा तो थोड़ा सा ये जो है क्लाइमेट चेंज को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे, इस चीज़ को ही इन्होंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है अभी पोंगल का फेस्टिवल गया था, तो जल्लीकट्टू न्यूज़ में रहता है, तो ये एक फेस्टिवल के बारे में तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता है। ठीक है, यहाँ पे फर्टिलिटी रेट काफ़ी डाउन हो गई है सदर्न इंडियंस के स्टेट्स की, तो यहाँ पे अभी ग्लोबल ब्यूरो ऑफ डिजीज़ की जो है एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के बेसिस पे यहाँ पे आर्टिकल में बताया गया था कि जो हमारा एक्चुअली क्या होता है, किसी भी नेशंस का ना एक एवरेज फर्टिलिटी रेट होती है। ठीक है, कि भैया इतनी, तो जैसे 2% 3% उसकी टोटल पॉपुलेशन की, तो अभी हमारे 2.1% है, जो कि 2.1 जो एवरेज से भी नीचे हो रही है। तो धीरे धीरे यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये फर्टिलिटी रेट आने वाले 21 सेंचुरीज तक आते आते 1 पॉइंट पे पहुँच जाएगी, जो बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न है, क्योंकि 1 पे पहुँच जाना, एवरेज ही कम से कम 2% तो होनी चाहिए हर किसी भी कंट्री की, डेवलप्ड नेशन हो या डेवलपिंग नेशन हो। अगर 2 से कम है दैट मीन्स वो पॉपुलेशन, उसकी उस देश की पॉपुलेशन बहुत जल्दी से बूढ़ी हो रही है, बहुत ज़्यादा उसको कॉन्सिक्वेंसेस देखना पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंसेस में अगर हम बात करें तो जैसे वर्किंग एज जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी, इकोनॉमी के लिए आपको लोग को बाहर से माइग्रेट जो है हायर करना पड़ेगा, माइग्रेशन बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, इंटर जो है कल्चर, बहुत सारे इश्यूज रेज होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका आपके सामने है, जापान आपके सामने है ना, नॉर्थ साउथ कोरिया आपके सामने है। और यहाँ पे अब बात हो जाती है कि फर्टिलिटी रेट क्यों डाउन हो रही है, तो देखिए सबसे बड़ी बात तो लिटरेचर है, एजुकेशन, लिटरेट होना। ठीक है, फीमेल को जो है वुमेन के राइट्स, उनके एजुकेशंस, पहले तो ऐसा होता था शादी हो जाती थी और तुरंत बच्चे, नेक्स्ट फैमिली प्लानिंग कर दी जाती थी, वो टाइम अब चला गया है, तो अवेयरनेस आ गई है लोगों के बीच में। मेनली फीमेल्स के एजुकेशंस ने बहुत ज़्यादा माइंडसेट लोगों का चेंज किया है, तो इस वजह से काफ़ी कुछ चेंज आया है ना। और फर्टिलिटी भी काफ़ी हद तक, बॉडी टू फूड जो हैबिट है वो भी मैटर करता है लोगों के। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताना है कि ओवरऑल देखिए डिक्लाइन फर्टिलिटी जो है कंसर्न है, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़ा दे सकता है देश के लिए। फॉर एग्जांपल अभी जैसे केरला का अगर आप देखोगे तो केरला में क्या हो रहा है, केरला में फर्टिलिटी रेट बहुत कम है। ठीक है, तो बहुत क्योंकि 1988 में ही उसने अपनी पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर ली थी, पूरा पहले देश का पहला स्टेट था केरला। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि उसके जो अब क्या होता है कि जो ब्राइड है या ग्रूम है, उन्हें ब्राइड को ग्रूम नहीं मिल रही, ग्रूम को ब्राइड नहीं मिल रही, तो वो जो पड़ोस के स्टेट हैं, तमिलनाडु है या फिर कोई और स्टेट है, वहाँ से लेके आ रहे हैं। ऊपर से एजुकेशन, क्योंकि लिटरेट है, काफ़ी अच्छा हाईली क्वालिफाइड है, तो अपने बराबर की इक्वल जब एजुकेशन देखा जाता है तो वहाँ पे नहीं मिलना एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ठीक है, तो यहाँ पे सदर्न स्टेट्स के लिए कंसर्न एक तो ये बात है कि जैसे केरला जैसे में तो इन्होंने बहुत पहले ही पॉपुलेशन को कंट्रोल कर ली। इसके अलावा यहाँ पे जो पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशंस की बात आती है, तो वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु का आए दिन आपने सुना होगा, जब फिनेंस कमीशन के द्वारा पैसे का बंटवारा किया जाता है हर स्टेट के बीच में वर्टिकली, तो वहाँ पे सबसे पहले तमिलनाडु स्टेट्स के द्वारा कंसर्न रेज किया जाता है कि हम टैक्स जो है, टैक्स पे करने में जीडीपी की ग्रोथ में सबसे सेकंड नंबर पे हैं। ठीक है, हाईएस्ट द टैक्स पेयर जो है तमिलनाडु स्टेट है महाराष्ट्र के बाद जीडीपी में। तो यहाँ पे लेकिन उसको जो पैसा मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू वो बहुत कम रेशो में मिलता है ना। लेकिन वहीं अगर आप यूपी और बिहार और झारखंड में देखोगे तो उन्हें काफ़ी अच्छा मिलता है, जबकि वो टैक्स कंट्रीब्यूशन में इतना नहीं दे रहे हैं अपना। तो इस तरीके से बहुत सारे कंसर्न्स हैं और ये चीज़ें और आगे बढ़ेगी तो वे फॉरवर्ड में ये है कि देखिए जैसे राइटर बता रहे हैं कि साउथ कोरिया वगैरह में देखोगे तो जो परसेंटेज है वो 0.78 से 0.73 पहुँच गया है। मैंने कहा ना 1% पहुँचना ही बहुत ज़्यादा डेंजर है। अब आप सोचो 0.78 से 73 पहुँच गया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। देखिए ये वाले आर्टिकल्स ना आपके सीधे सीधे ज्योग्राफी जो पेपर 1 है ना, मेंस का आर्टिकल है ये। ठीक है, और कीवर्ड्स में फर्टिलिटी वगैरह आपको पूछा जा सकता है और स्टेटमेंट फॉर्म में भी आ सकते हैं। ऑप्शनल के स्टूडेंट नाम में से ज्योग्राफी के हैं तो प्लीज़ इस आर्टिकल को सेव करके रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये एक गाजा के सीज फायर पे जो मैंने आपको
बता दिया कि तीन तीन कंडीशंस रखी गई हैं, 3 फेज़ में होगा ये गाज़ा स्ट्रिप का, ठीक है। बाकी भोपाल गैस के ऊपर एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी तो ऐसा कुछ आर्टिकल्स नहीं थे। हाँ, एक ब्रिक्स में ये है कि नाइजीरिया को ऐड कर दिया गया। आपको पता है ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया और लास्ट में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था। अब उसमें जो है नाइजीरिया भी ऐड हो गया, ठीक है। तो ये बाकी एक ये केस स्टडीज़ हैं केरला के ऊपर, आप पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। ये साइंस का था कल का। तो मैं ये पीडीएफ जो है एक बार मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है, बाकी आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, तो आप एक बार रीड कर लीजिएगा इसको। ये वाला आर्टिकल हम अब आज वाले में देख लेंगे, ठीक है। तो ये 18 का 2 आर्टिकल है। सबसे पहला आर्टिकल है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर क्या है ना, ये क्या होता है, सर्वे करवाती है स्किल्स के, किसी भी नेशंस के जो यूथ हैं उनके पास कितने स्किल्स हैं उस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए, कि उनके पास स्किल कितनी है, ताकि वो जो देश है वो फ्यूचर में कितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, उस चीज़ की जो है एनालाइज करते हैं ये बॉडी, ठीक है। तो ये बॉडी के बारे में हमें इतना ज़्यादा नहीं जानना। तो इन्होंने अभी रिपोर्ट निकाली, इंडिया की जो जॉब मार्केट है ना वो यूएसए के बाद सेकेंड वर्ल्ड पे है, जो सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर्स में या टेक्नोलॉजी बेस्ड सेक्टर्स में अपने आप को आगे बढ़ा रही है, यानी स्किल बेस्ड, यानी उस बेसिस पे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उस बेसिस पे नौकरियां देने में यूएसए के बाद अगर कोई देश है तो वो है इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाया गया है, लेकिन ऑल्दो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि अभी और इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, स्किल फिट पैरामीटर्स पे जो है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट करें, जैसे यहाँ पे कंसर्न रेस राइटर क्या बता रहे हैं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया के जितने भी आईटी वाले, आईआईटी वाले, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं ना, एक्चुअली वो अभी थोड़ा सा अपने क्राइटेरिया जो है सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम, लेबर्टी, लाइब्रेरी, ह्यूमन रिसोर्सेज, टीचर स्टूडेंट के रेशो, इन बेसिक थिंग्स में ही अभी अटके हुए हैं। वो जो है जैसे उन्हें जो है शिफ्ट होना चाहिए एआई, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इनका सिलेबस क्या होना चाहिए, इनको क्या पढ़ाना चाहिए, इनकी फैकल्टी कौन होगी, इनमें क्या एडवांसमेंट लाया जाएगा, इन चीज़ों में स्टडी करने की बजाय जो है यहाँ पे हमारे द्वारा क्लासरूम, लिबर्टी, बेसिक नीड्स पे ही हम अटके हुए हैं, ऐसा राइटर का कहना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो करिकुलम है आपका, वो रैपिड टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बदल रही है, जिस तरीके से एडवांसमेंट हो रहा है, उसके चैलेंजेस को लेकर, उस तरीके से मिडिल लोअर जो कॉलेजेस हैं उन्हें तो इस वजह से फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास सबसे मेन चीज़ दिक्कत आ रही है वो है फिनेंशियल कमी होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो हायर लेवल के वेल एजुकेटेड जो स्टाफ्स होते हैं वो उन्हें जो है एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ पे राइटर बता रहे हैं, तो हमें इस चीज़ पे फोकस करना है। और सबसे बड़ी बात जो कंसर्निंग वाली बात है ना, हमारे ओवरऑल इंडिया के जो एजुकेशन रिसर्च पे पैसा जो दिया जाता है ना जीडीपी का, वो 0.65% है, जो कि बाहर के नेशंस में के कंपैरेटिवली 1.79, तो एक एवरेज है। इससे जितना ज़्यादा होगा आपका कंट्री पे 1.2% है या 4% है, ठीक है, जैसे 6% के आसपास है यूएसए का। तो दैट मीन्स आप सोचिए कहाँ 6% अपनी जीडीपी का, वो अगर उसकी जीडीपी 26 ट्रिलियन है ना, 26 ट्रिलियन की 6% वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी एजुकेशन, अपनी टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इंडिया कहाँ लैग कर रहा है, 0.65%। क्या होता है इससे, 1% भी नहीं है आपका, तो ठीक है। तो इस चीज़ पर हमें काम करने की यहाँ पे ज़रूरत है। ये देखिए हाईली मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से है ये, लेकिन आप याद रखिएगा इस चीज़ को रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि क्या होता है देखिए आप ना मेंस के टाइम पे वो 3 महीने इस बार तो 89 डेज ही आपको मेंस में मिलेंगे, अगर आप में से किसी का भी प्री होता है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा उस समय कि हम सारे आर्टिकल्स लेके चलें, है ना। तो आप अभी रीड करके रख लीजिए जो भी हाईलाइट करके आर्टिकल्स हैं, जब जैसे ही आपका प्री हो जाएगा तुरंत आप क्या करिए, इन सारे आर्टिकल्स को एक बार रख के आप ओवरऑल, क्योंकि आर्टिकल देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको बस एक लाइन में एग्जाम्पल लेना है, इस आर्टिकल से एग्जाम्पल क्या है। अभी जो साइंस के आर्टिकल्स हमने डिस्कस किया उसमें से क्या, जैसे केस स्टडी कोई है केरला में, जैसे उन्हें ब्रूम और ग्रूम के लिए दूसरे स्टेट्स पे डिपेंड होना पड़ रहा है, सेक्स रेशो कम होने की वजह से या फर्टिलिटी रेट कम होने से, लड़कियां ही नहीं है लड़के ही नहीं है। तो ये एग्जाम्पल्स 1 लाइन में आपको एग्जाम्पल्स कलेक्ट करने हैं, ठीक है। अगर अभी कर सकते हो अभी करते चलो, अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो आप आर्टिकल संभाल के रखो इनको, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे फिट फॉर ऑल की, यहाँ पे देखिए राइटर क्या बता रहे हैं कि देखिए क्या होता है कि जैसे ओजेम्बिक, जेमबाउंड और सेक्सेना, ये क्या है, ये कुछ नेम है, ये प्रोडक्ट हैं जिसकी वजह से आपके बॉडी बहुत जल्दी से वेट लूज कर लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली पूरा आर्टिकल ना BMI पे है, बॉडी मास इंडेक्स, आपको पता होगा, जिसमें ये मेजरमेंट होता है कि आपकी बॉडी का वेट कितना है, आपकी एज कितनी है, आप मेल हो या फीमेल हो, उस हिसाब से ये बता देगी कि आपके बॉडी में एज के हिसाब से कितना फैट है, ठीक है, और ओबीस कितना है, आप ओबीस हो या एवरेज हो या फिर आपकी हेल्थ अच्छी है, गुड है, बैड है, क्या है वो बता देगी। लेकिन यहाँ पे राइटर ना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अभी ना लैंसेट बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उसने सर्वे निकाला था इसी चीज़ को लेकर,
कि जो बीएमआई होता है ना, इससे क्या होता है कि लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा ही कंसर्न ले लिया। क्या होता है, बीएमआई एक्चुअली आपकी एज के अकॉर्डिंग आपकी जो है फैट बताती तो है, लेकिन वो इतनी एक्यूरेट नहीं बताती है, क्योंकि देखिए हड्डी भी, बोन भी होता है, आपके मसल्स भी होते हैं, फैट भी होता है। ऐसा नहीं है आपकी बॉडी को फैट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी हाइट के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से, है ना, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आपका फैट कितना होना चाहिए, आपके मसल्स कितने होने चाहिए, आपकी ग्रोथ कितनी होनी चाहिए। जो चीज़ जो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स, वो नहीं बताती है। तो क्या होता है कि इससे सीवरली लोग इस चीज़ के बेसिस पे जो एक्सरसाइज है, ओवर आर्टिफिशियल टैबलेट्स लेना, वेट लूज़ करना, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है क्रिएट कर रहा है। यही राइटर का इस पूरे आर्टिकल में कहना है। ओवरऑल इतना है, बट हम इससे मतलब मेंस में तो सीधा आएगा नहीं, लेकिन हाँ एक पॉइंट आप याद कर सकते हो कि किस तरीके से है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जैसे राइटर बता रहे हैं कि जिस तरीके से डिजिटल एरा बढ़ता जा रहा है ना, उस तरीके से हम जितने इन्फॉर्मेशंस पे ओवर बेस्ड इन्फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स आप हर इन्फॉर्मेशंस को ओवर एक्सेप्ट कर रहे हो, ओवर ज़्यादा, मतलब थोड़ा भी प्रैक्टिकल ना सोच के, क्योंकि ये बीएमआई जैसी चीज़ें आपकी एक्यूरेट, आपके स्पेस, आप जैसे यहाँ पे बताया ना, पूरा स्पेस, आपके बॉडी, आपका ओरिजिनल कितना है, आपके बॉडी में पानी भी होता है, फ्लूइड कितना है, इन सारी चीज़ों पे बेस्ड होती है आपकी पूरी बॉडी, है ना, सिर्फ और सिर्फ फैट और मसल्स पे नहीं होती है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा फेलियर है यहाँ पे बीएमआई को पूरी तरीके से। और सबसे बड़ी बात, वन साइज फिट फॉर ऑल कभी नहीं होता। बीएमआई का मेजरमेंट ऐसा नहीं है कि वो सारे बॉडीज़ के मेजरमेंट को सही तरीके से बताती हो। ठीक है, तो ये बेसिकली आप नॉर्मल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल वैसे तो। खैर, हेल्थ सिस्टम के बारे में देखिए राइटर बता रहे हैं कि 2047 तक हमारा टारगेट क्या है, हमें डेवलप नेशंस में आना है। तो उस चीज़ की शुरुआत हम 2025 से ही कर लेते हैं। हमें सबसे पहले फोकस हमारी जनता के लिए क्या करना चाहिए कि हमारे पास एक बहुत अच्छा बेहतरीन हेल्थ सर्विस होना ज़रूरी है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे अब जैसे आपको बताया कि यहाँ पे हमारा 2025 से ही, अब जैसे 2047 तक हमारा यूथ यंग रहेगा, एक अच्छे खासे वर्किंग पॉपुलेशन रहेगी 2047 तक। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी ग्रोथ और उसके डीएनए के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो राइटर जैसे आपको बताया, मैंने पहले भी बोला था, अभी बजट आने वाला है, अभी 2 वीक बचे हैं। ठीक है, अब बजट के से पहले क्या होता है, इसी तरीके से हेल्थ सेक्टर से, एजुकेशन सेक्टर से, है ना, अलग अलग आर्टिकल्स आते रहेंगे, MSP से, है ना। आप खुद थोड़ा सा नज़र फेरिएगा, है ना। और अभी बजट तैयार भी हो रहा है ना, काम शुरू हो चुका होगा, तो उस पर फाइल्स, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या पॉलिसीज़ लाना है, क्या नहीं है, सजेशंस क्या है, सरकार क्या सोच रही है, तो ये सारा काम होता है। तो यहाँ पे एडवाइजरी का भी काम चलता है। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस का। प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या होता है कि जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शंस के होते हैं, 1 नेशन 1 राशन कार्ड होता है, वैसे ही प्राइमरी हेल्थ केयर होता है कि पूरे भारत के देशों में विदाउट एनी बाउंड्री के यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम देना। जैसे अगर आप मान लीजिए आप कश्मीर में भी रह रहे हो और आप महाराष्ट्र जा रहे हो, तो वहाँ पे भी वो सर्विस ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अभी आयुष्मान भारत है। आयुष्मान भारत के कार्ड के बेसिस पे आप किसी भी हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो लिस्टेड है, वहाँ पे अगर आप बेनिफिशियर हो, ठीक है, तो आप हेल्थ सर्विस ले सकते हो, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की यहाँ पे बात करी गई है कि इस तरीके से हमें और उसको आगे इन्हांस करना है। हमें जो है इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए जो हमारे पास शॉर्टेज है डॉक्टर्स के, हाई स्किल डॉक्टर्स के, जो टाइम का गैप है, जो प्रायोरिटी है, हमें उस पर और काम करना है। आपके पास, हमारे पास जो है अभी आयुष्मान भारत एक बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट है, लेकिन उसे और इफेक्टिव, इक्विटेबल, इकोनॉमिकली एफिशिएंट और एम्पैथेटिक बनाने के लिए हमें और काम करने की यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, बहुत अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट्स की यहाँ पे जो है राइटर बात कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे राइटर हट की बात कर रहे हैं ना, वो है एक डिजिटल हेल्थ की। डिजिटल हेल्थ का मतलब यहाँ पे राइटर का कहना ये है कि देखिए बहुत बड़ी वास्ट पॉपुलेशन है यहाँ पे, है ना। हर एक तरह के आपके पास जो है डिस्ट्रिक्ट से लेकर ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल, है ना, हर एक तरह के रिसोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि हेल्थ सर्विस में भी अगर आप इतने माइन्यूट डेटा अगर आपके पास होगा ना, तो ये जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उन्हें एड्रेस करने में बहुत ईजी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे बताया डेटा किस तरीके से, जैसे आपको पता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी होती हैं जो ईजिली स्प्रेड नहीं होती हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो इस तरह के डिजीज़ का अगर आपके इन्फेक्शंस के डेटा अगर आपके पास हो कि किस किस डेटा, कौन कौन सी बीमारियाँ किस किस ट्रॉपिकल रीजन में, किस किस स्टेट्स में, किस किस ब्लॉक में, किस किस डिस्ट्रिक्ट में अगर ये स्प्रेड हैं, तो हमें उन्हें सही करने में, उनके आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, उसको क्योर करने में। ठीक है, उसी तरीके से जो है नॉन कम्युनिकेबल के साथ
साथ साथ यहाँ पे इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम की भी बात कर रहे हैं, जो मेनली जूनोटिक डिजीज से रिलेटेड रियल टाइम के सर्वेलेंस डेटा प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, तो इससे आपको पता है, देखिए हमारे इंडिया में ट्रॉपिकल रीजन्स की वजह से बहुत ज़्यादा जो जूनोटिक डिजीज़ होती हैं वो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन होती हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का भी हम मॉनिटरिंग लेवल का काम कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारी क्लाइमेट चेंज हो रही है, डिजीज़ भी चेंज होंगी ट्रॉपिकल एरिया में, जैसे नॉर्मली फ्लड वगैरह है ना, साइक्लोन वगैरह, रेनफॉल वगैरह, मानसून सीजन आते ही आपको पता है जैसे कि मलेरिया स्प्रेड बहुत जल्दी होता है, स्पेशली अगर आप यूपी बिहार के साइड से हो, है ना, या फिर केरला वगैरह में देखोगे तो बहुत ज़्यादा जूनोटिक डिजीज़ ईजिली मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे वन हेल्थ अप्रोच की बात करें, वन हेल्थ अप्रोच का मतलब जिसमें आपको इन्वायरमेंट पे भी, ह्यूमन पे भी और हमारे जो एनिमल्स हैं इन सबको इक्वल लेते हुए सब तीनों को जो है मेनली हमें इक्वली उन्हें हेल्दी रखना ही जो है वन हेल्थ है। ठीक है, पूरे इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखते हुए फोकस करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर हम डिजिटल हेल्थ सर्वे का यूज़ करेंगे तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे काम करने की बात कर रहे हैं, और डेटा ट्रांसफ़र जो भी इफेक्टिव इंटीग्रेशन हो सकता है इस मिशंस को, और अगर हम प्रोग्रेसिवली सपोर्ट करते हैं तो जो हमारा पब्लिक हेल्थ है उसका प्राइवेट में भी और सक्सेस हो सकता है। लोगों के ऊपर जो गैप है ना, बहुत सारे लोगों के पास ओपीडी जैसे आउट ऑफ द जो पॉकेट खर्च करना पड़ता है, बहुत लोगों के पास अभी भी सपोर्ट सिस्टम नहीं जा पाता, तो वो चीज़ें जो है यहाँ पे हम और रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेटा के ऊपर था। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे देखिए एजुकेशन के ऊपर, इसमें सिंपली राइटर क्या बताना चाह रहे हैं आपको पता है, यूजीसी के अभी चेयरमैन को लेकर, वाइस पर्सन को लेकर जो है बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे कि उन्हें कौन अपॉइंट करेगा, है ना, कि मेनली ये था कि गवर्नर अपॉइंट करेंगे या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगी, क्योंकि अगर गवर्नर करती हैं तो वो प्रेसिडेंट से एडवाइस लेंगे, प्रेसिडेंट एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल के काम करते हैं, तो ओवरऑल वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटर के अंडर में हो गया। जबकि एजुकेशन जो है अगर वाइस चांसलर यूजीसी की, अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट्स ने भी अपनी तरफ से बहुत सारे बिल्स भी लेके आए, लेकिन ऑल्दो वो बिल अभी पास नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे उन स्टेट्स में जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, तमिलनाडु है, वहाँ के गवर्नर ने उस चीज़ को अप्रूवल नहीं दिया। ठीक है, तो वो एक नए अभी क्लॉज ड्राफ्ट की भी बात चल रही थी, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि हम ना जितने अपने हायर एजुकेशंस पे फोकस करते हैं ना, जैसे आईआईटी हो गया, है ना, मेडिकल कॉलेजेस हो गए, ठीक है, लेकिन उतने ही जैसे टेक्निकल हो गया, लेकिन उतने अगर हम प्राइमरी स्कूल्स के हमारे इंडिया के ओवरऑल की बात करते हैं ना तो हम काफ़ी ज़्यादा लैक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर इसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। जैसे अगर आप बात करोगे कि जब से हम पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस से तो बुरा हाल था, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्वालिफिकेशन इतनी नहीं थी, है ना, और ना हमारे पास ऐसा था कि जो 10 साल तक के बच्चे हैं या 14 ईयर्स तक के बच्चे हैं उन्हें फ्री एजुकेशन दिया जाए। लेकिन लेटर ऑन इस चीज़ को अमेंडमेंट किया गया। आपको पता है 14 ईयर्स तक जो बच्चे हैं, 6 to 14 ईयर्स, उन्हें फ्री एजुकेशन देना आर्टिकल 21 तक का जो है 21 का फंडामेंटल राइट्स के अंडर में आ गया है। ठीक है, लेकिन उसके बाद राइटर बता रहे हैं कि नो डाउट इंडिया ने बहुत बड़ा ह्यूज चंक जो है अपने आप को सक्सेस की तरफ लेके गया है, क्योंकि जो आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस के पास जहाँ जिसके पास सिर्फ 18 से 20% ही 100 करोड़ में से 1800 से 20 करोड़ ही जनता उसके पास सिर्फ और सिर्फ लिटरेट थी, आज वो 80% लिटरेट हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है, इतना ईजी नहीं है, है ना। तो यहाँ पे लेकिन राइटर बता रहे हैं कि यूजीसी, अभी जैसे ये यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर का केस था, यहाँ पे इन्हीं बातों के बावजूद क्या होता है, हम प्राइमरी एजुकेशन जो मेन फोकस होना चाहिए ना, जो नींव है, उसको हम कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ऐसा राइटर का कहना है। जैसे फॉर एग्जांपल राइटर यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आप जापान की बात करोगे तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में पूरा तहस नहस हो चुका था, हिरोशिमा नागासाकी में बम ब्लास्ट करने के बाद, है ना। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं उसके बाद से वापस इस नेशन ने अपने आप को खड़ा किया, और किस बेसिस पे किया, सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क पे, सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट्स पे, सिर्फ और सिर्फ इसके अलावा एजुकेशन, और एजुकेशन किसमें, प्राइमरी एजुकेशन में इन सारे कंपोनेंट्स को फोकस करवाया गया। तो वहाँ से जब प्राइमरी एजुकेशन पे ही आपकी इतनी ज़्यादा स्किल्स, वर्क और टाइम बाउंड मैनर्स पे सारे काम को करने के लिए आपको स्किल्स ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो क्या होता है कि पूरा का पूरा जो नेशन होता है ना, वो नेशंस के ग्रोथ पे लग जाता है। ठीक है, इसी वजह से बहुत ही कम सालों के अंदर में जापान ने अपने आप को डेवलपिंग नेशन से, अंडर डेवलप्ड या ख़त्म हुए नेशन से अपने आप को डेवलप्ड नेशंस में लिस्टेड कर लिया। ठीक है, तो यही राइटर यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए
यहाँ पे जो है वहाँ पे जैसे टाइम वेस्ट नहीं होता। जैसे आप मान लीजिए हमारे यहाँ पे इंडिया में तो क्या होता है, हर एक टीचर ना, मतलब सारे तो नहीं लेकिन कुछ कुछ टीचर्स आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि क्लास में 5 से 10 मिनट लेट भी आते हैं और 50 के 50 बच्चे वेट कर रहे हैं और वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें वहाँ जापान में नहीं मिलेगी, वो पनिशेबल है। और वहाँ टीचर्स एक एक मिनट के लिए ना वो अपना टाइम जो है बच्चों के एफर्ट्स के लिए, बच्चों के स्किल्स पे काम करते हैं। तो इस चीज़ पे हमें यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। राइटर ऐसे बता रहे हैं जिस तरीके से हमारे पास जैसे बहुत बड़े BHU, AMU, विश्व भारतीय, जामिया इस्लामिया, मदन मोहन मालवीय, सैयद अहमद खान, रविंद्रनाथ टैगोर, जाकिर हुसैन, ये सब थे, ठीक है। इन्होंने इन सारे इंस्टीट्यूशंस पे भी अपना प्रमोशंस दिया। लेकिन क्या आता है कि क्या इनके बिना हम इतनी बड़ी अचीवमेंट हम इमेजिनेशन कर सकते थे क्या? होमी जहांगीर बाबा के बिना हम साइंस के फील्ड में हम इतना कुछ अचीव कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। तो राइटर बता रहे हैं कि इंडिया की जो सोच है ना, जो विकास है, वो इसी चीज़ों पे है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है। तो यहाँ पे हमें लेना होगा। और इस चीज़ के साथ साथ राइटर बता रहे हैं कि द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन ने भी इस चीज़ पे फोकस किया यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर से, कि हमें जो है स्टेट की एजुकेशन, स्पेशली उनके अकेडमी, स्पेशली उनके जो एजुकेशन हैं उन पे, उनके थिंकिंग पे, उनके बिसाइड्स उनके जितने भी लीडर्स हैं, है ना, इंस्टीट्यूशंस, प्राइमरी स्कूल्स पे हमें काम करने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। बताया तो जा रहा है, आप देखिए बाकी क्या होता है, ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल है, देखिए यहाँ पे अबिटमेंट मतलब किसी को फोर्सफुली जो है इन्फ्लुएंस करना, या फिर आपने कुछ ऐसा फोर्स किया कि वो बंदा जो है सुसाइड करने के लिए भी रेडी हो गया, ठीक है। तो राइटर अभी बता रहे हैं, देखिए एक्चुअली केस क्या है, एक पर्सन थे जिन्हें ना बताया जा रहा है इन्होंने बैंक से लोन लिया। तो उस बैंक के मैनेजर ने ना उस बंदे को, उस पर्सन ने जिन्होंने लोन लिया था, एक पर्सन, ठीक है, XYZ ले लीजिए इनका नाम, तो इनको इस बैंक मैनेजर ने इतने गंदे गंदे अपशब्द बोले, इतना ज़्यादा गंदा बोला कि बंदा डिप्रेस होकर इन्होंने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड करते हुए इन्होंने नोट लिख कर सुसाइड कर लिया कि मेरा मरने का रीज़न ये बैंक मैनेजर है, क्योंकि लोन को रीपे करने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे थे। तो इसको अबिटमेंट बोलते हैं, फोर्स करना किसी को, है ना, मरने के लिए आप उत्साह रहे हो, उकसाना किसी को। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि देखिए इन जैसे केसेस में आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली होना पड़ेगा। ये बेंच अबे ओसाका KV विशाखा विश्वनाथन के बेंच पे गया। तो अभी लास्ट थर्सडे को ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, उस पर सुनवाई हो रही है। तो यहाँ पे IPC सेक्शन, जो कि आपके भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 306 के अंडर में आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, ऑल्दो ये केस पहले मध्य प्रदेश का केस था, ठीक है, फिर मध्य प्रदेश के जो अपेक्स कोर्ट है उन्होंने जो बैंक मैनेजर है उन्हें रिहा भी कर दिया, फिर वापस से सुप्रीम कोर्ट गया केस, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली ये बोला गया है अभी तो कि भैया आप किसी को उकसा रहे हो, है ना, किसी पर्सन को कुछ काम करने के लिए कुछ बद्दा बोल के आप उकसा रहे हो, या फिर आप या आपके ग्रुप में 1-2 लोग मिलकर किसी ऐसे काम को कर रहे हैं, तो इस तरीके से काम को ये इलीगल होगा। और ये भारतीय न्याय संहिता सेक्शंस 45 और आपका पहले ये सेक्शंस 107 इसको क्या है, एक्सप्लेन करता है कि अबिटमेंट क्या है, ठीक है, यानी उकसाना किसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये गलत होगा, और अगर ऐसे उकसा के किसी की डेथ हो जाती है तो जो सज़ा है वो 10 साल की होगी, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ ये भी बोला है कि यहाँ पे ये जो केस है अभी जो बेंच ने अभी लास्ट अक्टूबर में भी ये बात बोली कि भैया सीधी बात है, यहाँ पे ना आपके पास प्रूफ होना चाहिए, जैसे आपके पास वेल प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि फेक केसेस भी बहुत सामने आते हैं। तो यहाँ पे लास्ट टाइम बेंच जस्टिस पर्दीवाला ने भी बोला था कि अगर वेल प्रूफ होगा इस अबेटमेंट जैसे केसेस में, बहुत सेंसिटिव केस है, तो यहाँ पे पहली बात तो ये होना, जैसे अब कोई किसी की डेथ हो गई है, नोट लिख के मर गए, अब क्या पता वो झूठ हो या सच हो, किसी को फंसा दिया हो, ठीक है। तो ये प्रूव होना ज़रूरी है। बाकी अभी फाइनल तो केस नहीं आया, लेकिन अब देखते हैं क्या है इसका, ठीक है। लेकिन अभी अमेंडमेंट का केस अभी फाइनल सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं आया जो है फाइनल वर्डिक्शन। बाकी जो केस पूरा है अभी पता चल गया आपको, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे संविदा स्कीम के बारे में जो है बताया जा रहा है। संविदा स्कीम क्या है, देखिए ये मेनली ये है, जो रूरल एरिया होता है ना, गांव जो है, इनकी आपको पता है बहुत घर परिवारों में क्या होता है, जॉइंट फैमिली होती है, भाई 4-5 भाई होते हैं, तो उनका क्या ज़मीन का बंटवारा हो जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ज़मीन ऐसे होते हैं दादा परदादा के जिनका पट्टा नहीं होता है, बहुत करोड़ों में होती है वो ज़मीन, लेकिन उनके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से वो जो लैंड है वो पड़ा रहता है, ना बैंक में लोन मिलता है, ना वो उनको बेच पाते हैं, है ना, सेल नहीं हो पाती है। तो उसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए ना यहाँ संविदा स्कीम है। इसका फुल नेम है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। इसका पूरा
मेन एम ही यही है कि जो गांव के लोगों के पास लाखों में करोड़ों में जो ज़मीन है ना, उसकी मैपिंग करवाना, ताकि वो उस मैपिंग से, उस डॉक्यूमेंट से अपने डॉक्यूमेंट्स की जो है वेरिफिकेशन करवा सके, उससे वो लोन ले सके, उससे अपनी जो है सेल, अगर प्रॉपर्टी उन्हें सेल भी करना हो तो वो इससे उन्हें ईजिली सेल हो जाएगा उस चीज़ की। ठीक है, तो वो काम जो है इस संविदा स्कीम्स के अंडर में कराया जा रहा है, ये रूरल इंडिया में कराया गया है। ठीक है, और ये वैसे तो लॉन्च 2020 में ही किया गया था। ठीक है, पंचायती मिनिस्ट्री करवाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती। ठीक है, मैं याद रखिएगा, पंचायती रूरल रेजिडेंट में करवाएगा ये। और यहाँ पे सबके जो है इससे फ़ायदा यही है कि देखिए लोन्स मिल जाएंगे हाउस की प्रॉपर्टीज़ पे, बेचने में ईजी रहेगा। ठीक है, और आपके पास जो है डायरेक्टली इम्प्रोवाइज़ होगा टैक्सेस को कलेक्ट करने में, जो म्युनिसिपल है ना, पंचायती ही सिस्टम है, उन्हें टैक्स कलेक्ट करने में भी बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, तो ड्रोन से ये सारे डेटा किया जाएगा। और यहाँ पे अभी कुछ कुछ स्टेट्स पे ही किया जा रहा है, जैसे कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, राजस्थान। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल है, यहाँ पे देखिए ऑलिव रिडले टर्टल आपको बताया कि नवंबर से, है ना, नवंबर से जैन तक और आपके अप्रैल में ये जो सीज़न होता है ऑलिव रिडले टर्टल का, आपके जो कोस्टल एरिया है, जैसे अगर आप बात करोगे ये वाला जो कोस्टल एरिया है, इस पूरे में, इस वाले कोस्टल एरिया में, है ना, इस वाले पूरे में ऑलिव रिडले टर्टल्स आपको मिल जाएंगे इन 2 सीजन्स में, है ना, जब आपका रिटर्न मानसून आता है और आपका दूसरा मानसून जब हिट होने वाला होता है। ये 2 सीज़न होते हैं ब्रीडिंग। तो अभी न्यूज़ में ये है कि वहाँ पे देखा गया बहुत सारे ऑलिव रिडले जो टर्टल्स हैं उनकी डेथ हो गई है वहाँ पे। ऑल्दो यहाँ पे देखिए अनकॉमन नहीं है ये, है ना, मतलब नॉर्मल है, कई बार उनकी डेथ हो जाती है बर्ड जब देते हैं। इसका रीज़न क्या है कि जब ये वहाँ पे बहुत सारे ह्यूज बहुत सारे टर्टल्स होते हैं, तो क्या होता है कि जो जाल होते हैं ना, फिशिंग नेट होता है, उसमें फंस जाते हैं या प्लास्टिक्स में फंस जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डेथ हो जाती है। इसी वजह से इनके काउंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, कुछ फेमस प्लेसेस हैं, जैसे एक तो तमिलनाडु का कोस्ट हो गया, इसके अलावा उड़ीसा का गहीर माता और ऋषिकुल्या, आपने नाम बीचेस सुने होंगे, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अब आपको जो है टर्टल्स के बारे में एक बार प्रीलिम्स के बेसिस पे देख लेना है, इसकी IUCN स्टेटस क्या है। ठीक है, और कौन कौन से प्लेसेस हैं जो ऑलिव रिडले मिलता है। इसका सीज़न याद रखना, सितंबर से अक्टूबर ब्रीड करता है, नवंबर से मार्च तक का करता है ये। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, कई बार मार्च अप्रैल तक भी चला जाता है ये टाइम पीरियड इसका। ठीक है, तो ओवरऑल ये न्यूज़ था। थैंक यू।